लास्ट हमने पॉइंट पढ़ना था कि टीएनएफ रेगुलेट करता है एनर्जी बैलेंस को बाय प्रोमोटिंग लिपिड एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। टीएनएफ एनर्जी बैलेंस को कैसे प्रमोट करता है, कैसे रेगुलेट करता है कि एक तो ये क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है एंड बाय सप्रेसिंग एपेटाइट, और एपेटाइट को सप्रेस करता है, ठीक है, कम करेगा एपेटाइट को, और लिपिड और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म तोड़ेगा, ज़्यादा भूख इतनी नहीं लगेगी। देयरफॉर सस्टेन्ड प्रोडक्शन ऑफ टीएनएफ, अगर टीएनएफ प्रोड्यूस होता रहेगा, कंट्रीब्यूट्स टू कैक्सिया, अ पैथोलॉजिक स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय वेट लॉस। लाजमी बात है, आप इतना खा नहीं रहे हो, जितना आपके अंदर जो है वो भी टूट रहा है, वो भी यूज़ हो रहा है, तो फिर वेट लॉस तो होगा, मसल एट्रॉफी होगी, एनोरेक्सिया होगा, ठीक है, दैट अकम्पनाइज सम क्रॉनिक इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स, और इस तरह से कुछ कैंसर और इन्फेक्शन को हेल्प मिल सकती है कि वो हो जाए, ठीक है। ओके, अब हमने कहा कि हमारे पास एज मेंशन्ड अर्लियर टीएनएफ एंड antagonists have been remarkably effective in the treatment of chronic inflammatory diseases. TNF antagonists हम यूज़ करते हैं chronic inflammatory disease के ट्रीट करने के लिए, particularly rheumatoid arthritis, और फिर हो सकता है कि इसमें यूज़ हो psoriasis में, some types of inflammatory bowel diseases, इन सब में यूज़ हो सकते हैं TNF antagonists. One complication of this therapy is increased susceptibility to mycobacterial infection. Mycobacterial infection हो सकता है इन थेरेपी की वजह से, रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ मैक्रोफेजेस टू किल इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स। अब ऐसा क्यों होता है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन बढ़ जाए? क्योंकि मैक्रोफेजेस नहीं किल कर पा रहे इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स को, क्योंकि आपने टीएनएफ एंटागोनिस्ट दे दिए हैं। अब आप एक चीज़ तो ट्रीट कर रहे हो, लेकिन दूसरा ऐसा मसला हो गया, ऑल्दो मेनी ऑफ द एक्शंस ऑफ टीएनएफ एंड IL-1 आर ओवरलैपिंग, IL-1 एंटागोनिस्ट आर नॉट एज इफेक्टिव। अब वैसे तो टीएनएफ और IL-1 जो है वो आपस में मतलब कि सिमिलर एक्शन तो करते ही, इन दोनों का एक्शन ओवरलैप हो जाता है, लेकिन अगर आपने IL-1 का एंटागोनिस्ट यूज़ कर लिया तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, फॉर रीजंस दैट रिमेन ऑब्सक्योर। ऑल्सो ब्लॉकिंग ईदर साइटोकाइन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ सेप्सिस। अगर आपने किसी भी किस्म के साइटोकाइन को, बेशक TNF या IL-1 को ब्लॉक कर दिया है, तो भी सेप्सिस तो होगा ही होगा, परहैप्स बिकॉज अदर साइटोकाइन्स कंट्रीब्यूट टू देयर सीरियस सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। वो इस वजह से क्योंकि इनके अलावा जो साइटोकाइन्स हैं वो भी इन्वॉल्व तो हो सकते हैं ना सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, ठीक है। बहरहाल हमने ये कहा कि अगर हम एक पैथोलॉजी को भी क्योर कर सकते हैं अगर हमने TNF और IL-1 के मैकेनिज़्म को समझा है, उनकी कंट्रीब्यूशंस को समझा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इन पैथोलॉजी कर लेंगे तो इन ट्रीटमेंट्स को, थेरेपीज़ को यूज़ कर लेंगे तो माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब कीमोकाइंस की तरफ चलते हैं। कीमोकाइंस क्या हैं? अ फैमिली ऑफ स्मॉल 8 to 10 kD प्रोटीन्स दैट एक्ट प्राइमरीली एज कीमो अट्रैक्टेंट्स फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। कीमोकाइंस जो भी हैं वो कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं, कीमोकाइंस जो भी हैं वो कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, ठीक होगी बात। अबाउट 40 डिफरेंट कीमोकाइंस एंड 20 डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर कीमोकाइंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। हमें अब तक 40 कीमोकाइंस और उनके रिसेप्टर्स 20 हमें मिले हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। हमने कीमोकाइंस को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टीन, ठीक है, रेसिड्यूज इन द प्रोटीन्स। जो सिस्टीन रेसिड्यूज हैं प्रोटीन्स में, उनके अकॉर्डिंग हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक CXC कीमोकाइंस हैं। सबसे पहले क्या है? CXC कीमोकाइंस हैव 1 अमीनो एसिड रेसिड्यू सेपरेटिंग द फर्स्ट 2 ऑफ द 4 कंजर्व्ड सिस्टेंस। अब कह रहे हैं कि क्या करते हैं कि एक अमीनो एसिड इनके पास ऐसा होता है जो सेपरेट करता है इनको सिस्टेंस से। जो 4 एक जैसे सिस्टेंस दिखेंगे ना, मतलब 4 एक जैसे होंगे, जैसे कि मैं कहूँ कि 1, ये 2, ये 3 हैं, ठीक है। अब इन और ये चौथा है, इनको सेपरेट करने वाला एक जो होगा हमारे पास, एक ऐसा अमीनो एसिड होगा जो इन्हें अलग करेगा, ठीक है, एक ऐसा अमीनो एसिड होगा। दीज कीमोकाइंस एक्ट प्राइमरीली ऑन न्यूट्रोफिल्स। ये कीमोकाइंस क्या एक्ट करते हैं? न्यूट्रोफिल्स पर एक्ट करते हैं। IL-8 नाउ कॉल्ड CXCL8। CXC देखें, CXC तो आएगा ना, क्योंकि हम CXC कीमोकाइंस पढ़ रहे हैं, तो IL-8 इसकी एग्जाम्पल है, तो उसमें CXCL8 आ जाएगा, ठीक है। इस टिपिकल ऑफ दिस ग्रुप इट इज़ सिक्रीटेड बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ये IL-8 सिक्रीट कौन करता है? मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स एंड अदर सेल टाइप्स एंड कॉजेज एक्टिवेशन एंड कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अब ये रिलीज़ तो इनसे हुए, लेकिन ये काम क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस करते हैं विद लिमिटेड एक्टिविटी ऑन मोनोसाइट्स
मोनोसाइट्स पर इन न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी कम होती है, एंड ओजोनोफिल्स पर भी कम होती है. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड्यूसर्स आर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एंड साइटोकाइंस मेनली IL-1 एंड TNF-1. अच्छा जी, अब क्या कहा जा रहा है. देखो, हमने कहा कि हमारे पास CXC कीमोकाइंस, उनके पास एक अमीनो एसिड होता है जो सेपरेट करता है फर्स्ट 2 ऑफ द 4 कंजर्व सब्सटेंस में. 4 होंगे, चारों के 2 को अलग करने वाले एक अमीनो एसिड इनके पास होता है. ठीक है, अब हमने कहा इनकी एग्जाम्पल IL-8 होती है जिन्हें CXCL8 भी कहते हैं. ये क्या करते हैं, इंड्यूस कहाँ से होते हैं, सिक्रेट कहाँ से होते हैं, ये क्या करते हैं कि IL-8 जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स, और ये एक्टिवेट कर रहा होता है न्यूट्रोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस करवा रहा होता है. लेकिन इन न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी मोनोसाइट्स और ओजोनोफिल्स पर बहुत कम होती है. ठीक है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंड्यूसर्स आर, इनके इंड्यूसर्स कौन है IL-8 के, IL-1 और TNF होते हैं. ठीक है, अब CC कीमोकाइंस पढ़ेंगे हम.